Hello dear legal aspirants, welcome to MK लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए, हम इंडियन पीनल कोड की एक वीडियो सीरीज बना रहे थे और आज भारतीय दंड संहिता में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका अबैटमेंट। आज हम बात करेंगे कि आईपीसी में जो चैप्टर 5 दिया गया है वो अबैटमेंट की बात करता है। इस वीडियो में हम सेक्शन 107 से 108A तक बात करेंगे। 107 बात करता है अबैटमेंट क्या होता है और 108 जो है ये 1898 में इंसर्ट किया गया था। ये इसलिए है कि भाई कोई अगर बाहर किसी फॉरेन में किसी को इंस्टिगेट करता है तो एट दैट टाइम उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आउटसाइड इंडिया अगर अबैटमेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि अबैटमेंट क्या है। पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने की हम कोशिश करेंगे, बेर एक्टवा पढ़ ही लेंगे। सबसे पहले आता है आपका अबैटमेंट। अबैटमेंट का मतलब क्या होता है? भाई किसी को किसी दूसरे काम के लिए उकसाना। कहने की बात देखिए क्या है कि दो चीज़ें होती हैं कि जब क्राइम होता है, क्राइम करने में दो लोग रहते हैं। एक तो रहता है प्रिंसिपल ऑफेंडर। प्रिंसिपल ऑफेंडर मैं क्यों कह रहा हूं कि कोई काम कर ले, मान लीजिए ए ने बी को शूट कर दिया, उसको पीट दिया, हर्ट पहुंचा दी, ग्रीवियस हर्ट को। ए ने कोई ऐसा काम कर दिया कि जो हमारे आईपीसी के हिसाब से क्या है, ऑफेंस है एज पर सेक्शन 40। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफेंडर है। लेकिन अगर ए ने ये काम किसी के कहने से किया, इसको सी ने क्या किया था, उकसाया था, तो सी ने क्या कर दिया, यहाँ पे इंस्टिगेट कर दिया। या फिर सी इसको किसी ने हेल्प कर दी, ये गया था पीटने लेकिन इसको डी ने क्या किया कि भाई तुम इसको पिस्टल दे दिया, जिससे किसने इसको शूट कर दिया। बात करें हिंदू लॉ की। हिंदू लॉ में क्या है, मनुस्मृति में इस चीज को माना गया है कि जो क्राइम करने वाला बंदा है, एक तो हो गया एक्चुअल ऑफेंडर। एक्चुअल ऑफेंडर के साथ में कुछ एसेसरीज रहती हैं जिनको टोटल 6 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कि पहली जो है उसको बोलते हैं आरंभकर्ता, यानी कि जो काम को कमेंस करता है। दूसरा होता है यहां पे दोष्टभक्त। दोष्टभक्त का मतलब होता है कि जो पार्टिसिपेटर है, ये होता है आपका पार्टिसिपेटर। थर्ड यहां पे कौन आ जाता है, आश्रय देने वाला, कोई आश्रय, जो हार्बर जिसको हम बोलते हैं ना, वो आ जाता है। फिफ्थ आपका यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे आ जाता है आपका सहाय, यानी कि सहायक, जो सहायता करता है, मार्गनुदेश का, जो रास्ता दिखाता है। और लास्ट आ जाता है आपका अनुमोदक, जो सपोर्ट करता है, एड करता है, उसको बोलते हैं अनुमोदक। ये तो हो गया हिंदू लॉ में, जहां आपने देखा आरंभकर्ता यानी कि जो कमेंसमेंट कराता है, पार्टिसिपेटर जो होता है, हार्बर जो करता है, जो एड करता है या जो रास्ता दिखाता है, पॉइंट्स द वे, और आपका लास्ट में हो जाता है जो सपोर्ट करता है, एड करता है। ये हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे कहा जाता था कि जो ये 6 कैटेगरी, इन 6 कैटेगरी को प्रिंसिपल ऑफेंडर की बजाय हाफ ऑफ द पनिशमेंट मिलेगा। कितना मिलेगा, उनका आधा पनिशमेंट मिलेगा। और हिंदू लॉ में एक और चीज थी कि मान लीजिए जैसे आजकल मूवीज में आपने देखा, ए ने क्या किया, बी की सुपारी दे दी किसी को, सी को, कि तुम बी को मार देना। तो यहाँ पे ए को क्या दंड मिलेगा, ए को जो हमारे हिंदू लॉ में जो दंड था वो 4 गुना है। अगर इसने मर्डर किया है तो मर्डर के लिए जो यहाँ पे पनिशमेंट सी को मिलनी थी उससे 4 गुना दंड ए को मिलेगा। अगर ए ने सुपारी दे के, भाई किसी को पैसे दे करके, किसी को मतलब किराए के गुंडों से कुछ करवा देना, तो उस केस में इसको 4 गुना दंड मिलेगा। ये आपके हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट हो गया। जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ में 2 चीजें मानी जाती हैं। एक माना जाता है प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री और प्रिंसिपल इन सेकंड डिग्री। जो प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री है वो आपका मेन ऑफेंडर होता है और सेकंड डिग्री वाला
आपका उसके लिए एसेसरीज होती हैं, हेल्पर्स होते हैं, और यहाँ पे इन दोनों को बराबर का दंड दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने इंडियन लॉ की। अब आ जाते हैं इंडियन लॉ पे, अभी जो कि हम फॉलो कर रहे हैं आईपीसी में। आपके इंडियन लॉ क्या कहता है कि भी देखो, जो आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री इंग्लिश लॉ में था, उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। हमारे यहाँ पे इंग्लिश लॉ क्या मानता है कि मान लो ए ने बी का मर्डर किया, तो ए के लिए बाहर गाड़ी लेके सी खड़ा था, ठीक है, डी उसको सपोर्ट कर रहा था। तो हमारे यहाँ पे इन चीज़ों हम क्या करते हैं, सेक्शन 34 लगा देते हैं, या 149 कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन की बात कर लेते हैं। तो इंडियन लॉ में थोड़ा सा इसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ देखिए अबैटमेंट को आप समझते हैं अच्छे से। अबैटमेंट कैसे की जा सकती है? अबैटमेंट जो है इसको हिंदी में दुष्प्रेरण या उकसाव कहा जाता है। ऐसा है जिसमें हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को इनकरेज करते हैं टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल। यानी कि सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि एक रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्ग एक्ट यानी कि ऑफेंस जिसे हम कह देंगे। अब वे ऑफ अबैटमेंट क्या हो सकते हैं? देखिए, किसी को इंस्टिगेशन से किया जा सकता है। इंस्टिगेशन होता है किसी को उकसाना। दूसरा इंसाइटमेंट से किया जा सकता है। तीसरा किसी को इनकरेज करके किया जा सकता है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट बता रहा हूं, ना कि आईपीसी के किसी सेक्शन के इंग्रेडिएंट। ये अबैटमेंट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी हम बेर एक्ट पे चलेंगे तो इन चीजों को और अच्छे से समझेंगे। देखिए, सेक्शन 107 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफाइंस द अबैटमेंट। ये कहता है कि अ पर्सन टू अबेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, दिस अबैटमेंट में अकर इन द वे ऑफ 3 मेथड। 3 मेथड दिए गए हैं। क्या क्या मेथड है? टू इंस्टिगेट अ पर्सन टू डू दैट थिंग, इंगेजिंग विद द अनदर पर्सन और पर्सन इन अ कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा आपका था जहां पे इंटेंशनली किसी को एड कर दी जाए कि आप भाई किसी को जा रहे थे ऐसे ही, उसको लाठी दे दी, कुछ प्रोवाइड करा दिया आपने, तो आपने क्या कर दिया, एड कर दिया। अभी इंस्टिगेशन में क्या है कि इंस्टिगेशन में कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑफेंस है वो घटित ही हो, ऑफेंस हो ही जाए। विदाउट डूइंग ऑफेंस, यानी कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया और बी ने वो काम नहीं किया, तो भी ए यहाँ पे अगर इंस्टिगेशन के थ्रू किया है तो वो आपका अबैटमेंट का उसके ऊपर चार्ज लग सकता है, जबकि कॉन्स्पिरेसी में और एड में ऐसा नहीं है। जब इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट अगर वहाँ एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे माना जाता है कि ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि इट सेज दैट इंस्टिगेशन में जनरली हैपन इवन बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर विलफुल कंसीलमेंट से हो सकता है। यानी कि किसी को आप मिसरिप्रेजेंट करें कुछ, या किसी फैक्ट्स को कंसील करते हैं, छिपाते हैं जानबूझकर। विलफुल होना चाहिए वो किसी मटेरियल फैक्ट के जहाँ पे लीगल ड्यूटी बनती है कि उसको डिस्क्लोज करना है। क्या है ये लीगल ड्यूटी है, उसे डिस्क्लोज करना है। जैसे कोई हार्बर कर रहा है किसी को, तो वो भी क्या आ जाता है, यहाँ पे अबैटमेंट में आ जाता है। एक एग्जांपल देखिए, आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कहता है कि ए जो है एक पब्लिक अफसर है, ये पुलिस वाला है ए। ये क्या करता है, ए भाई साहब आते हैं कि इनके पास एक वारंट है। क्या है? वारंट है टू अरेस्ट जेड। जेड को अरेस्ट करने आए हैं। जब ये जैसे आए तो इनको आगे मिल गया कौन, बी मिल गया। इन्होंने पूछा कि भाई जेड कौन है, जेड बता दो यार। अब बी को पता है कि ये सी है। ये किसकी नॉलेज में है, ये बी की नॉलेज में है। ये जानता है कि ये सी है, लेकिन ये उंगली करके क्या बताता है कि ये जेड है। और पुलिस वाला इसको गिरफ्तार करके हथकड़ी पहना के ले जाता है। तो यहां पे देखिए, यहां बी ने क्या किया है, बी ने ऑफेंस किया है। बी अबेट बाय इंस्टिगेशन द अप्रीहेंशन ऑफ सी। तो यहां पे ये इंटेंशनली किया है इसने, क्योंकि इसको नॉलेज तो थी कि ये सी है, तो यहां पे इसने अबेटमेंट किया है।
समझ गए? अब देखिए यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन था, तो मिस रिप्रेजेंटेशन भी अबैटमेंट हो सकता है। अभी दूसरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि whoever either prior to or at the time of commission of the act, या तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। इंग्लिश लॉ में क्या होता है, इंग्लिश लॉ आपका मान लीजिए इस पॉइंट पे यहाँ पे ऑफेंस हो जाता है, ये ऑफेंस का टाइम है। ऑफेंस से पहले भी और ऑफेंस के बाद भी जो एड दी जाती है उनको हेल्पर्स बोलते हैं यहाँ पे, वो प्रिंसिपल इन सेकेंड डिग्री में वहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि आइदर प्रायर और एट द टाइम, यानी कि दो ही कंडीशन बोली इसने, या तो पहले या एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द एक्ट, कमीशन ऑफ एक्ट के लिए कुछ फैसिलिटेट करता है, एंड देयर बाई फैसिलिटी इज द कमीशन देयर ऑफ, और उन फैसिलिटीज से वो अपराध किया जाता है, तो वहां पे क्या कहा जाएगा, वो एड कही जाएगी कि उसने एड कर दिया है। अभी हम इनको अलग अलग समझेंगे। देखिए ये तो पढ़ लिया आपने बेयर एक्ट, अब इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे कि भाई अबैटमेंट आपका इंस्टिगेशन से होगा तो कैसे होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है। देखिए जब अबैटमेंट इंस्टिगेशन से होगा तो इंस्टिगेशन का क्या मतलब होता है, जनरली किसी को सजेस्ट कर देना, इनकरेज कर देना, इंसाइट कर देना किसी भी व्यक्ति को टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि इट आल्सो इंक्लूड दी ओमिशन। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट आल्सो इंक्लूड दी ओमिशन, ओमिशन भी यहाँ पे इंक्लूड है। इंस्टिगेशन में टेक प्लेस ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय रिटन और ओरल वर्ड्स, यानी कि रिटन थ्रू लेटर्स भी आप इंस्टिगेशन कर सकते हो, बाय वर्ड्स भी कर सकते हो, और जेस्चर्स से या हिंट्स के द्वारा भी कर सकते हो। अब हिंट्स कैसे होते हैं कि मान लो भी आपके गांव में क्या हुआ कि कोई आपके पास आता है और उसने आपको कहा कि यार हमारे साथ जिसने ऐसा किया अगर पता लग जाए ना तो मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। अब आपने क्या किया, उसको एक ऐसा हिंट दे दिया जिस व्यक्ति को आप फंसाना चाहते थे, और आपके उस हिंट की वजह से वो व्यक्ति वो काम कर देता है, तो वहां पे इंस्टिगेशन बाय हिंट हो गया। गेस्चर से क्या, जहां आपने गेस्चर बनाया कि यही है भाई देखो इसको, तो उस टाइम पे आपके गेस्चर से भी हो गया है। आप इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है, डायरेक्टली कैसे हो सकता है, इनडायरेक्टली का भी हम एक केस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस आ जाता है यहाँ पे जो इनडायरेक्टली से बात करता है, क्वीन वर्सेस मोहित। इसके बारे में बात करेंगे, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। इंस्टिगेशन मस्ट बी सफिशिएंट टू एक्टिवली इनकरेज अ पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस। देखिए जो इंस्टिगेशन किया, आपने जो हिंट दिया था, आपने जो गेस्चर दिया, उसको रिटन या ओरल बोला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंस्टिगेट किया, वो इतना होना चाहिए, दैट मस्ट बी सफिशिएंट, दैट मस्ट स्टिमुलेट द ऑफेंडर टू डू दैट, कि भाई उसको इनकरेज कर दे, एक्टिवली एक्टिवली इनकरेज कर दे। ये कह रहा है कि देखो सिर्फ एक एडवाइस देना ना, वो या कोई सिंपल सजेशन देना, जैसे कि मतलब आपने किसी को कहा कि मेरा मन कर रहा है मैं उसको जान से मार दूं, तो उसने कहा देख ले भाई जैसा तुम्हें ठीक लगे, तो ये एक जनरल बात है, एक जनरल एडवाइस है। या फिर उसने कह दिया कि यार जो हो एक जनरल बात करो, वो बंदा ऐसा है यार उसको तो पीटा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को तो अच्छे से पीटा जाना चाहिए। अब ए ने क्या कहा, ये जनरल बात कही कि सी जो है वो ऐसा आदमी है उसको तो पीटना चाहिए। अब ये बात कौन सुन रहा है आपके साथ, बी बैठा आपके साथ, बी जाके सी को पीट देता है, तो यहाँ पे क्या ए ने कोई अबैटमेंट किया है, बिल्कुल नहीं किया है, यहाँ पे अबैटमेंट नहीं हुआ है। तो सिर्फ एक एडवाइस देना या सिंपल सजेशन दे देना आपका अबैटमेंट नहीं होता है। अबैटमेंट तभी होगी जब वो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, उसमें जो अबैटमेंट की है ना उसका वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होगा। सिर्फ किसी चीज के ऊपर एक्विसेंस और रजामंदी दिखा देना, किसी चीज पे रजा, जैसे आपने मुझसे कहा कि यार मैं उसको जाके उसके घर में चोरी कर लेता हूँ, ठीक है भाई, तो मतलब मैंने तुम्हें सिर्फ रजामंदी दी, ठीक है भाई कर ले। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब मैंने अबैटमेंट नहीं किया है, मैंने कोई अबैटमेंट नहीं किया है। द इंस्टिगेटर नीड नॉट इवन पॉजेस मेंस रिया, जो इंस्टिगेट कर रहा है उसकी भले ही मेंस रिया ना हो।
अब देखिए इंस्टिगेशन के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली की हमने बात की कि ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। अब इसके ऊपर ना एक केस देख लेते हैं। केस मैंने आपको बताया था क्वीन वर्सेस मोहित का, नोट कर लें इस केस को, क्वीन वर्सेस मोहित। इस केस में क्या हुआ था कि कुछ लोग, एक लेडीज थी जो अपने आप को सती करने के लिए जा रही थी, कोई एक महिला थी, ये महिला अपने आप को सती करने के लिए कहीं जा रही थी। अब इसके पीछे बहुत सारे और भी लोग जा रहे थे और ये लोग राम 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 ऐसे करते हुए, जैसे जाते हैं ना दाह संस्कार के समय, ऐसे करते हुए पीछे पीछे जा रहे थे। और ये कहाँ होने जाती, ये सती होना चाहती थी वहाँ पे। अब सती होने के लिए इन लोगों का जो पीछे पार्टिसिपेशन था उसे माना गया कि ये इनडायरेक्टली अबैटमेंट है। यहाँ पे ये कहा गया कि जो लोग इस लेडी को फॉलो कर रहे थे और वो बार बार प्रे कर रहे थे, वो इसको इंस्टिगेट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, इनडायरेक्टली कर रहे थे। तो ये अबैटमेंट थी इसको सती करने के लिए। और राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ये सती प्रोहिबिशन एक्ट आ चुका था। तो भैया सती होना क्या था, एक ऑफेंस माना जाता था किसी को सती कर देना। तो इन लोगों को इसके अबैटमेंट के लिए दोषी माना गया था इस केस में। अब देखिए दूसरी चीज क्या आ जाती है यहाँ पे कि आपने कहा कि भाई डायरेक्ट हो सकता है, क्या लेटर से भी हो सकता है? अभी हम देखते हैं क्या इंस्टिगेशन बाय लेटर हो सकता है। जी हाँ, इंस्टिगेशन जो है ये लेटर से, जैसे हमने कहा ना कि रिटर्न में, इट मे बी बाय ए लेटर। अब जहां पे ए जो है एक लेटर लिखता है बी को और उसे कहता है कि भाई तुम सी का मर्डर कर दो, तो जो ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट है बाय इंस्टिगेशन वो कब कंप्लीट हो जाएगा? जैसे ए ने क्या किया, बी को एक लेटर लिखा, एक लेटर भेजा यहाँ से स्टाम्प लगा के, इसका एड्रेस डाल के भेज दिया इसके पास कि तुम क्या करो, सी का मर्डर कर देना है तुम्हें। अब इंस्टिगेशन तो कर दिया, अब यहाँ पे अबैटमेंट कब कंप्लीट हो जाएगा? एज सुन एज द कंटेंट ऑफ लेटर बिकम्स नोन टू बी। जैसे ही उसके जो कंटेंट है वो बी की नॉलेज में आ जाएंगे, वैसे ही ये आपका अबैटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये आपने समझा अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अभी हम देखेंगे अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टर्म समझनी है वो है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी होती क्या है? कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? कॉन्स्पिरेसी कुछ नहीं है, एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में? बाई बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, टू डू एन इलीगल एक्ट। कोई इलीगल काम करने के लिए किसी भी दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हाँ हम ये इलीगल एक्ट करते हैं मिलके, वो क्या आ जाता है आपका? अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी आ जाता है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को आप कब कह सकते हैं कि उसने ऑफेंस जो है वो अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी किया है? देखिए जैसे ही वो व्यक्ति एक एग्रीमेंट में इंटर करता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में, और इनमें से कोई भी व्यक्ति जब तक उस काम को अंजाम नहीं देता ना, तब तक उसने वो ऑफेंस नहीं किया है। हमने अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन में क्या चीज़ पढ़ी थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया मर्डर करने के लिए और बी ने वो काम नहीं किया, तो भी यहाँ पे ए जो है वो पनिशेबल है फॉर द अबैटमेंट ऑफ मर्डर। अगर उसने जिस चीज़ के लिए अबैट किया है, तो अबैटमेंट का ऑफेंस ए ने कर दिया बिना ऑफेंस हुए भी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी में ऐसा नहीं है। यहाँ ए ने बी के साथ कोई कॉन्स्पिरेसी की सी का कुछ करने के लिए, अगर वो काम नहीं होता है तो वहाँ पे अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी नहीं कंप्लीट होता है। यानी कि यहाँ पे एक्ट होना जरूरी है, एक्ट का होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका वो ऑफेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखिए मान लीजिए हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि ए जो है ये कौन है? एक सर्वेंट है और ये एक एग्रीमेंट कर लेता है चोर लोगों के साथ में। किसके साथ में? ए जो है इस प्यारे से घर में सर्वेंट के तौर पे रहता है, ठीक है। और इसने क्या किया, ये सी डी ई ये तीन लोग जो थे चोर थे,
ठीक है, इन चोरों के साथ मिलकर, थीव्स के साथ मिलकर ही इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट करता है कि तुम रात को आना, मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा, और दरवाजा खुला और तुम लोग आसानी से अंदर घुस सकते हो मेरे मास्टर की प्रॉपर्टी में। तो यहां पे जो ए ने ऑफेंस किया है वो अबैटमेंट, वो क्या किया है, अबैटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी किया है। आप समझे इस चीज को कि ए जो है वो इस घर का नौकर था, उसने 3 लोगों से कहा कि तुम इस घर में चोरी कर लेना, एग्रीमेंट कर लिया ऐसा, तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हो गई क्योंकि इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया इलीगल एक्ट करने के लिए। इसने रात को दरवाजा खुला छोड़ दिया, प्लान के हिसाब से चोर आए, चोरी करके चले गए। तो यहाँ पे जो ए ने किया है वो अबैटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी किया है। अबैटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी समझ में आया आपको? अब मान लीजिए कि भाई जो चोर है ये आए ही नहीं, इन केस ये चोर नहीं आए, सी डी ई जो है चोरी नहीं हुई। इस पूरी चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर इन केस चोरी नहीं हुई तो क्या अब ए की लायबिलिटी क्या है? भाई आपने कहा कि दरवाजा खुला छोड़ा, ए और सी डी और ई चोरी करके भाग गए, तो यहाँ पे ए लायबल है फॉर द अबैटमेंट ऑफ थेफ्ट बाय कॉन्स्पिरेसी। लेकिन चोरी हुई नहीं, आए नहीं चोर, और इसने तो दरवाजा खुला छोड़ दिया, यानी ए ने तो अपना एक्ट कर दिया ना, ए ने अपना एक्ट पूरा कर दिया, बाकियों ने नहीं किया। तो यहाँ पे क्या ए लायबल होगा अबैटमेंट के लिए? नहीं, ए विल नॉट बी लायबल अंडर दिस सेक्शन, ये चीज याद रखिएगा। यानी जब तक ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ, ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक यहाँ पे अबैटमेंट भी नहीं हुआ, ये याद रखना। इंस्टिगेशन से अपोजिट है ये, इंस्टिगेशन से बिल्कुल अपोजिट है। तो ये क्या था? ये थी अबैटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी। अभी लास्ट एग्जांपल में आपने देखा जहां पे एक सर्वेंट ने एक्ट किया था। अब बात करते हैं ओमिशन की, कि पी जो है एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, पी क्या है? पुलिस ऑफिसर है, और ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाता है कुछ लोगों के साथ, आर और एस। आर और एस के साथ हो जाता है कि भाई ये जो बैंक है, इस बैंक को लूटना है, बैंक को क्या करना है? लूटना है, ये बैंक है। अब बैंक को लूटना, यहाँ क्या होता है? यहाँ पुलिस की गश्त लगती है, यानी कि पुलिस की ड्यूटी है यहाँ पे गश्त लगाना। पुलिस यहाँ पे क्या करती है? अपनी जीप के अंदर सायरन बजाती हुई घूमती है। अब लेकिन पुलिस वाला इनके साथ मिला हुआ है, पुलिस वाला क्या करता है? अपनी टीम को यहाँ नहीं जाने से रोक देता है, कोई बहाना बना के कुछ भी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ ओमिशन कराया गया है। क्या हुआ है? ओमिशन हुआ है। वहां पे क्या था? वहां एक्ट था, यहाँ ओमिशन है। तो ओमिशन से भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है अगर कोई ओमिशन करता है। और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करना, ओनली कॉन्स्पिरेसी करना आपका अबैटमेंट नहीं होता है। ये थी आपकी कॉन्स्पिरेसी बाय ओमिशन। अब देखिए, हम सर्वेंट वाला एग्जांपल वापस लेते हैं। सी डी ई के साथ हुआ था कि ये भाई साहब क्या करेंगे? उस घर का दरवाजा जो है खुला छोड़ देंगे, सर्वेंट यहाँ के चोरी कर लेंगे। अभी सी डी और ई के खिलाफ क्या है? कोई केस नहीं बन पाया, यानी कि इनके खिलाफ जो चार्ज है वो प्रूव नहीं हो, वो फेल हो गया। और बाकी जो ये सी डी ई है, ये कोर्ट के द्वारा एक्विटल मिल गया इनको। क्या मिल गया? एक्विटल मिल गया, कोर्ट ने इनको छोड़ दिया। तो ए को फिर आप सजा नहीं दे सकते अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेटर। इस चीज को याद रखिएगा कि नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर कॉन्स्पिरेसी। इस चीज को नोट कर लीजिए, वर्ड्स को, जो वर्ड्स बोले जाते हैं प्लीज नोट डाउन देम। नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर कॉन्स्पिरेसी इफ द चार्ज अगेंस्ट ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स हैज फेल्ड, और इफ अदर कॉन्स्पिरेटर्स आर एक्विटेड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा एक केस आता है यहाँ पे, हरदान चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हरदान चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990, बड़ा मजेदार केस है, और कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस केस में। यहाँ पे हुआ क्या था? जो हमारे पेटिशनर थे हरदान चक्रवर्ती, इनके खिलाफ क्या था? इस केस के पहले फैक्ट को जानिए, फैक्ट ऑफ केस देखिए क्या है, नोट कर लीजिए इस केस को, सारे फैक्ट्स को। इस केस में हुआ क्या था कि ये आर्मी से रिलेटेड केस था। यहाँ पे ये माना पाया गया कि एक मेजर त्रिलोक चंद थे,
मेजर त्रिलोकचंद। और यहाँ पे ये लगा कि मेजर त्रिलोकचंद ने 9 लोगों के साथ और भी 9 पर्सन्स यहाँ इन्वॉल्व थे, जिसमें कि हमारा हरदान चक्रवर्ती भी इंक्लूड था। इन लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की और कुछ व्हील ड्रम से अराउंड 250 व्हील ड्रम्स वहां से चोरी कर लिए। तो जब कोर्ट मार्शल हुआ आर्मी में, कोर्ट मार्शल में क्या किया, इनमें से सिर्फ मेजर साहब को और हरदान चक्रवर्ती को, इन 2 लोगों को ही कन्विक्ट किया गया। बाकी 8 लोगों को कोर्ट मार्शल ने ही एक्विटल दे दिया। देखिए ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। 8 लोग यहाँ पे एक्विटल कर दिए गए कोर्ट मार्शल में। अब मेजर त्रिलोकचंद चले गए हाई कोर्ट में। मेजर त्रिलोकचंद को हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया, एक्विटल दे दिया। अब यूनियन ऑफ इंडिया चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी केस को डिसमिस कर दिया। यानी कि इस पूरे केस में 9 में से 8 पर्सन तो यहाँ पे थे जो कि कोर्ट मार्शल में छोड़ दिए गए, एक्विटल मिल गया। मेजर त्रिलोकचंद को बाद में कोर्ट मार्शल ने तो इनको ऑफेंडर माना, लेकिन कन्विक्शन भी दिया गया इन पे इनको, लेकिन हाई कोर्ट ने जाने के बाद इनको भाई एक्विटल दे दिया और दोबारा से इनकी सर्विस ज्वाइन करा दी गई। अब बच गए कौन, हरदान चक्रवर्ती। और हरदान चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगा था वो लगा था अबैटमेंट बाई कॉन्स्पायरेसी का, कि भाई इसी ने अबैटमेंट किया था। तो यहाँ पे क्या, हरदान चक्रवर्ती अब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और इन्होंने कहा कि जब मेरे बाकी सारे जितने साथी थे अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, यानी उनको एक्विटल दे दिया गया ड्यू टू एनी रीजन, अगर उनको एक्विटल दे दिया गया तो वाई अलोन माई सेल्फ कैन बी कन्विक्टेड अंडर द अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि भाई एक्ट तो हुआ ही नहीं। और हमने अभी अभी ये बात की थी कि अगर इन केस कॉन्स्पिरेटर जो बाकी मेंबर्स हैं कॉन्स्पिरेसी के, उनको अगर एक्विटल मिल जाता है तो आप अलोन अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी को पनिश नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियर कर दिया था कि भाई सिर्फ पेटिशनर जो है ही कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर द अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी बिकॉज वन कैन नॉट कंस्पायर विद वन सेल्फ। ये लाइन सुनिएगा ध्यान से, इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा था, वन कैन नॉट कंस्पायर विद वन सेल्फ। अपने साथ बल्कि एक ही के साथ कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती ना। कॉन्स्पिरेसी जब खत्म हो गई तो हाउ इट कैन बी अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो ये क्या किया गया यहाँ पे, इसको कोर्ट ने एक्विटल दे दिया। आई होप आपको अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी समझ में आ गया होगा इस केस से। अभी लास्ट चलते हैं अबैटमेंट बाय एड। देखिए अबैटमेंट बाय एड में भी क्या है कि यहाँ भी आपका ऑफेंस होना चाहिए। ये क्या है कि यहाँ 2 चीजें आती हैं। ऑफेंस इस पॉइंट पे हुआ, आप ऑफेंस ए जा रहा था बी को पीटने के लिए, इसको हर्ट पहुंचाना चाहता था। अब इधर से आ गया जेड। जेड ने क्या किया, ए के हाथ में एक लाठी दे दी कि जाओ मारो। तो इसने क्या किया, जेड ने अबैटमेंट बाय एड तो कर दिया शुरू, लेकिन ऑफेंस होगा अगर इसने इसको पीटा ही नहीं, ए ने बी को नहीं पीटा, तो इन दैट केस यू कैन नॉट ब्लेम हिम फॉर दी अबैटमेंट। ठीक है। दूसरी चीज क्या आ जाती है, बाद में जब इस बी इसको पीट के जा रहा था, बी को पीट दिया इन्हें आने के बाद, यहाँ पे जेड था ही नहीं। अब ये जो घटनाक्रम था ये तो ऑफेंस से पहले का था। अब मान लेते हैं कि जेड यहाँ रोल में नहीं था, ए आया, उसने बी को पीटा और पीट के वो जाने लगा, जेड ने उसको बाद में हेल्प की। तो बाद में यानी कि आफ्टर द क्राइम जो है हम उसको आफ्टर क्राइम अबैटमेंट नहीं मानते। हम कब मानते हैं, ये इंग्लिश लॉ में माना जाता है, इंडियन लॉ में ऐसा नहीं माना जाता है। तो देखिए अभी अबैटमेंट बाय एड का क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को इंटेंशनली एड करता है, कैसे करता है, या तो एक्ट से या फिर ओमिशन से, एक्ट या ओमिशन दोनों से। कैसे करता है, इंटेंशनली, इंटेंशनली एड करता है किसी को, तो इन दैट केस वो क्या कर रहा है, एक अबैटमेंट बाय एड कर रहा है। किस चीज में, कोई इलीगल काम करने के लिए,
कोई भी इलीगल या रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए। आइदर तो एड कैसे हो सकती है, एक्ट और ओमिशन दोनों से हो सकती है। इंटेंशनली होनी चाहिए, कोई ऑफेंस के लिए होनी चाहिए। अभी जो देखिए हमने एक्सप्लेनेशन 2 में पढ़ा था, वहां हमने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को आप ऐसे तो भाई गिल्टी नहीं ठहरा सकते कि भाई एक्ट ही नहीं हुआ हो और आपने उसको वो कह दिया, यानी कि सिर्फ इंटेंशन होना किसी को फैसिलिटेट करने की। मेरे पास एक सफिशिएंट रीजन है कि मैं आपको अबेट करना चाहता हूं कि तुम उसको पीटने जाओगे तो मैं लाठी दे दूंगा, मेरी इंटेंशन जरूर है, लेकिन जब तक वो काम ही नहीं होगा भाई तब तक आप मुझे अबेटमेंट बाय एड का लिए कन्विक्शन नहीं कर सकते हो। एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, देखिए यहाँ पे कि ए जो है, ए बी को उकसाता है क्या करने के लिए, सी को मार देने के लिए कि इसको किल कर दो, और ए यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है मारो मारो। ए बी को क्या कह रहा है, मारो, और डी क्या करता है, डी बी को हाथ में एक डंडा दे देता है, क्या दे देता है, एक डंडा दे देता है ले जाके कि ठीक है। लेकिन चिल्ला कौन रहा था मारो मारो, ए चिल्ला रहा था। तो देखिए यहाँ पे दोनों लोगों ने अबैट किया है, लेकिन अबैटमेंट अलग अलग है। ए का जो अबैटमेंट है वो इंस्टिगेशन से है, किससे है, इंस्टिगेशन से है, और जो डी का अबैटमेंट है आपका, ये आपका किससे है, बाई एड है, क्योंकि इसने इसको लाठी ले जाके डंडा ले जाके दिया था मारने के लिए। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या है कि किसका क्या एक्ट है, बस इसमें इतना याद रखना है कि अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो अबैटेड एक्ट है वो कंप्लीट हो, लेकिन कॉन्स्पिरेसी और आपका एड में जो है वो दोनों कंप्लीट होना चाहिए। अभी यहाँ पे केस हम डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट केस है एम्परर वर्सेस फयाज हुसैन। एम्परर वर्सेस फयाज हुसैन। यहाँ पे क्या होता है, फयाज हुसैन साहब जो है ये एक जमींदार थे, ठीक है, और इनके पास जो पुलिस वाला एक आता है और वो इनका घर रेंट पे ले लेता है। तो यहाँ फयाज हुसैन को क्या थी, नॉलेज थी, किस बात की नॉलेज थी कि भाई ये पुलिस वाला किसी को यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे क्या कर रहा था, टॉर्चर करता था इलीगली। जब अथॉरिटी को ये पता लगा तो यहाँ पे इस केस में फयाज हुसैन को अबैटमेंट बाय एड के लिए कन्विक्ट किया गया। अबैटमेंट बाय एड क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि उसको इस बात का नॉलेज था कि वो करने वाला है। अगर कोई भी व्यक्ति ए अगर बी को अबैट कर रहा है विद एड, और ए को ये नॉलेज है कि बी वो क्राइम करने वाला है, तो इन दैट केस ये ए की जो नॉलेज थी ना यहाँ पे, ये नॉलेज आपकी अबैटमेंट बाय एड में उसके लिए अबैटमेंट बाय एड का ऑफेंस बना देती है। तो यहाँ तक आपने समझा अबैटमेंट क्या होता है, अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबैटमेंट बाय आपका कॉन्स्पिरेसी एंड अबैटमेंट बाय एड। आई होप आपको ये अबैटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अबैट करने वाला कौन है जो किसी को भड़काता है, कौन है जो किसी को ऑफेंस करने के लिए उकसा रहा है, ये दुष्प्रेरण की भावना कौन प्रवाहित करता है, ऐसे व्यक्ति को अबेटर कहा जाता है, और अबेटर डिफाइंड है सेक्शन 108 में। देखिए, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस और कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। हो सकता है अबेटमेंट ऐसी चीज़ के लिए करे जो ऑफेंस ना हो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वहाँ पे ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाए। इफ कमिटेड बाय ए पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। और वो व्यक्ति भी जो अबेटर की इंटेंशन थी, अबेटर की जो नॉलेज थी, उसी से वो क्या कर देता है, ऑफेंस कर देता है सामने वाला व्यक्ति। तो जो उकसाने वाला व्यक्ति है उसको हम कहेंगे अबेटर, वो अबेटर कहलाएगा। नाउ हम कहते हैं कि ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट कौन करता है, ये अबैटर करता है। भाई ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट कौन करेगा, अबैटर ही करेगा। तो इसके लिए 3 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला क्या हम 107 में अभी पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले कोई अबैटर होना चाहिए, जिसको हम अभी 108 में पढ़ेंगे, और वो उसने अबेट किया हो, उसने किसी को उकसाया हो, भाई कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लिया हो, उसने एड किया हो। और क्या है, जो अबैटमेंट है वो किसी ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए,
यानी कि देयर मस्ट बी एन ऑफेंस, ऑफेंस होना चाहिए। ऑफेंस भी हमारे आईपीसी के सेक्शन 40 में डिफाइन है। तो यहां पे वो उस व्यक्ति को अबेटर कहा जाएगा। अब आ जाते हैं कि मान लो भाई जो व्यक्ति जिसको ए ने बी को अबेट किया और जो बी है वो क्या करता है यहाँ पे कि जिस ऑफेंस के लिए, ऑफेंस तो है तो उसने एक्ट जो किया वो ऑफेंस होना चाहिए, एक्ट ऑफेंस होना चाहिए, ना कि वो जो व्यक्ति है बी वो ऑफेंडर होना चाहिए। अब ये बात कैसे हुई? मान लेते हैं कि बी हमारा 5 साल का कोई लड़का है, ए ने उसको अबेट करके सी का मर्डर करवा दिया, तो भाई बी को तो मिल जाएगा जनरल एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 82 डॉल इन कैपेक्स, उसको तो आप नहीं, वो तो ऑफेंडर नहीं हो सकता वहाँ पे, क्योंकि 7 साल से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता। लेकिन ए को यहाँ पे अबैटमेंट फॉर मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलेगी, उसने मर्डर के लिए अबैटमेंट किया है, उसको मर्डर का पनिशमेंट मिलेगा। यानी कि जिस एक्ट को ये अबैट कर रहा है वो एक्ट आपका ऑफेंस होना चाहिए। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, हम उनको पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहते हैं द अबैटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस although the abater may not himself be bound to do that act। ये कह रहा है कि हो सकता है अबैट में जो अबैटर है वो खुद उस काम करने के लिए बाउंड ना हो, लेकिन किसी और को ना करने दे। जो हमने बैंक लूटने वाला एग्जाम्पल किया था 107 के साथ में, भले वो पुलिस वाला वहाँ पे गश्त खुले खुद ना जा रहा हो, लेकिन उसने किसी दूसरे को नहीं जाने दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इलीगल ओमिशन भी वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि भाई कोई भी जो ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट है उसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो अबैटेड एक्ट है वो कमिटेड हो ही। जैसे हमने इंस्टिगेशन में कहा था कि इट्स नॉट कंपलसरी, इंस्टिगेट कर दिया एक्ट हो या ना हो, अबैटमेंट का ऑफेंस तो हो गया। द इफेक्ट रिक्विजाइट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। अब इसको एग्जाम्पल से देखिए, ए क्या करता है, इंस्टिगेट करता है बी को कि तू भाई जाओ सी को मार दो। देखिए यहाँ वर्ड पढ़िएगा ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, आपको पिछला 107 पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। इंस्टिगेट वर्ड यूज किया इसने, क्योंकि इंस्टिगेट में हमने पढ़ा था कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑफेंस हो। ए ने बी को कहा कि सी को मार दो, बी ने मना कर दिया मैं नहीं मारूंगा, तो क्या ए की लायबिलिटी है? बिल्कुल है, ए की लायबिलिटी है। क्यों? ए ने बी को मर्डर कमिट करने के लिए अबैट तो कर दिया, तो ए यहाँ पे गिल्टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंस्टिगेट किया है। और इंस्टिगेशन में माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन, इंस्टिगेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस कंप्लीट हो। दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए, ए इंस्टिगेट, अगेन जो वर्ड यूज हुआ है इंस्टिगेट हुआ है। यहाँ पर भी ए बी को इंस्टिगेट करता है कि भाई तुम डी का मर्डर कर दो, और बी इन द परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन, भाई उसके उकसावे में आके वो डी को चाकू मार देता है। डी क्या है? वो भाई रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पे इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर, तो ए यहाँ पर भी होगा। देखो भाई बी के ऊपर तो आप मर्डर का चार्ज लगा नहीं सकते क्योंकि डी बच गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, लेकिन जो ए है उसके ऊपर अबैटमेंट ऑफ मर्डर ही लगेगा। यानी कि रिजल्ट क्या आया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए, वो इतना मैटर नहीं करते हैं, लेकिन इंस्टिगेट किस चीज के लिए किया गया, इंटेंशन क्या थी, नॉलेज क्या थी ए की, वो यहाँ पे जरूर मैटर करेगी। तो सिर्फ इंस्टिगेशन में होगा ये। देखिए इसने सब जगह इंस्टिगेशन यूज किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टिगेशन में होगा, आपका कॉन्स्पिरेसी और एड में नहीं होता है। अभी एक्सप्लेनेशन 3 को देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबैटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ। अब मैंने जो एग्जांपल दिया उसको समझिए आप, कि ए बी को कमिट कर रहा था, बी जो है वो 6 साल का बच्चा था, बिलो 7 years ऑफ एज, सेक्शन 82 के हिसाब से ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी ऑफेंस। तो क्या वहां पे ए की लायबिलिटी हट जाएगी? ये एक्सप्लेनेशन 3 में कह दिया कि जी बिल्कुल नहीं हटेगी। अगर उसके पास सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज है
एज दैट ऑफ अबेटर, और ये कर देता है तो वो गिल्टी और इंटेंशन और नॉलेज। तो यहाँ भी क्या होगा कि ए की लाइबिलिटी उतनी ही होगी। इसको एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि ए क्या करता है विद गिल्टी इंटेंशन। देखिए यहाँ पे लिख दिया नहीं, गिल्टी इंटेंशन के साथ अबेट करता है एक चाइल्ड को या किसी लुनाटिक को, पागल आदमी को करता है कोई ऐसा एक्ट कमिट करने के लिए जो ऑफेंस होगा, और वो बंदा वो कर देता है। भाई वो लड़का बच्चा है या फिर वो पागल आदमी उसके बहकावे में आके वो काम कर देता है। तो पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, लेकिन जब वो काम किया तो उसकी इंटेंशन क्या थी, ए की इंटेंशन थी, उसकी इंटेंशन ए वाली ही थी। तो यहाँ पे ए ने वेदर द एक्ट बी कमिटेड और नॉट, चाहे ए ने वो एक्ट किया हो या ना किया हो, भाई ए के ऊपर तो वो गिल्टी ऑफ अबेटिंग ऑफेंस लग गया, यानी कि उसने तो अबेटमेंट किया है यहाँ पे, भले ही किसी ने वो सामने वाले ने भाई वो किया या नहीं किया। अभी देखिए फर्दर इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ए क्या कहता है कि विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग, ए चाहता है कि वो जेड को मार दे, उसकी इंटेंशन क्या है, वो जेड को मारना चाहता है, ये उसकी इंटेंशन है। तो इस काम के लिए वो क्या करता है, वो इंस्टिगेट करता है बी को। बी कौन है, एक चाइल्ड है अंडर 7 years ऑफ एज। देखिए सेक्शन 82 जो बात करता है डोली इन कैपेक्स, आपको ध्यान होगा कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया अपराध कभी अपराध नहीं माना जाता है। तो सेक्शन 82 यहाँ पे कहता है कि भाई देयर इज नो ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज बिकॉज ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट ऑफेंस। यह कानून यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन में इसको ऐसा मानता है। तो ये इसको एक ऐसा एक्ट करने को कहता है जिससे जेड की डेथ हो सकती है। अब बी क्या करता है, इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट, ये बी को जो अबेट किया इसने उसके कॉन्सिक्वेंसेज में वो एक्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि ए ने उसको उकसाया था उस तरह से, बट कैसे भी कर सकता है, और वो जेड की डेथ कॉज कर देता है। यहाँ पे बी जो है वो आप उसको सजा नहीं दे सकते बिकॉज ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी ऑफेंस। लेकिन क्या इसका मतलब ए यहाँ छूट जाएगा, जी नहीं, ए यहाँ पे लायबल होगा टू पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ बी हैड बीन कैपेबल। तो ए अगर किसी अडल्ट मेंबर को, किसी कैपेबल पर्सन को इंस्टिगेट करता तब जो ए की लायबिलिटी आती, बी ने क्या किया, जेड का मर्डर कर दिया। अब मर्डर के लिए कौन है, बी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, लेकिन ये 7 साल से कम आयु का, तो इसको 82 के हिसाब से आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको एक्सेप्शन नहीं मिला होता, ये 7 years से ऊपर होता, अडल्ट मेंबर होता, तो ए के ऊपर क्या लगता, अबेटमेंट ऑफ मर्डर, अभी भी वही लगेगा, यानी अभी भी अबेटमेंट ऑफ मर्डर लगेगा उसके ऊपर। समझ गए आप। अभी एग्जाम्पल सी देखिए क्या कहता है। ये इलस्ट्रेशन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली इलस्ट्रेशन पूछ लिए जाते हैं। कोई भी इलस्ट्रेशन माय डियर फ्रेंड्स इंडियन पीनल कोड का आपको बिना पढ़े नहीं छोड़ना है। एवरी इलस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। अभी सी कहता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ए जो है ये इंस्टिगेट करता है बी को। क्या करते, देखिए यहाँ क्या दिया इसने दिया है इंस्टिगेट। क्या करता है, ए बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम बी भाई जो है घर में किसी का ड्वेलिंग हाउस, निवास स्थान किसी के घर में आग लगा दो। अब बी क्या करता है भाई, उसके अबेटमेंट में वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि वो क्या था, वो पागल था, लुनेटिक था, और वो इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट। आपको याद आ गया इंसेनिटी, सेक्शन 84। सेक्शन 84 में जहाँ पे 84 ऑफ आईपीसी, यहाँ मैकनेक्टन्स रूल्स आपको याद होंगे, हम लोगों ने बात किए थे, मैकनेक्टन्स रूल फॉलो होते हैं इंसेनिटी के लिए। तो यहाँ बंदा इंसेन है और भाई वो उसे नहीं पता कि जो वो कर रहा है वो गलत है, अगेंस्ट द लॉ है। वो क्या करता है, वो उसके घर में आग लगा देता है। इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एज इंस्टिगेशन, तो ए ने उसे इंस्टिगेट किया था, तो बी ने तो देखो यहाँ कोई ऑफेंस नहीं किया, सेक्शन 84 में उसको क्या मिल जाएगा, इंसेनिटी का जनरल एक्सेप्शन मिल जाएगा। लेकिन ए जो है यहाँ पे वो गिल्टी होगा फॉर अबेटिंग द ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर टू ड्वेलिंग हाउस एंड इज लाइबल द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो यहाँ पे देखिए एक मोटे तौर पे क्या बात की गई है कि जो अबेटर है
वो किसी ऐसे बंदे के थ्रू काम कराता है जो इनकैपेबल है इन द आई ऑफ लॉ ऑफ डूइंग दैट ऑफेंस, तो भी उसके ऊपर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उतनी ही लाइबिलिटी आएगी, वो पनिशेबल होगा, उसकी वहाँ पे उसको कन्विक्ट किया जा सकता है फॉर द अबैटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस विच इज हैपेंड, चाहे वहाँ पे द पर्सन हु इज डूइंग एक्ट। यहाँ देखिए होता क्या है कि जो इंस्टिगेशन होता है, इंस्टिगेशन इज ए पार्ट ऑफ एक्टस रियस। जो ए ने बी को इंस्टिगेट किया दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्टस रियस, एंड द टू डू मीन्स व्हाट, वहां पे आग लगाना, दिस इज द मेन्स रिया। आप इस चीज को समझिए, और ये पूरा ऑफेंस बन जाता है ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट। ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट में एक्टस रियस है इंस्टिगेशन करना, और मेंस रिया टू डू, जो एक्ट वो करवा रहा है वो मेंस रिया है, तो वहां पे आपका ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। अभी लास्ट इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं कि ए क्या करता है, इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड, वो चाहता है कि चोरी कराई जाए भाई, इसके लिए वो क्या करता है, खुद नहीं जाता, बी को पकड़ लेता है, और वो कहता है कि जो प्रॉपर्टी है जेड की भाई, वो तू जेड के पोजीशन से ले आ, चोरी कर ला मेरे लिए। ए ने बी को इंड्यूस किया टू बिलीव दैट प्रॉपर्टी बिलोंग टू ए, और क्या बोल के कहा कि यार वो मेरी प्रॉपर्टी है। ए बहुत बदमाश था, उसको क्या था, जेड के घर में कोई प्रॉपर्टी रखी थी, एक बाइक रखी थी, वहाँ पे कार रखी थी, मान लीजिए जो भी, इस प्रॉपर्टी को ए कहता है किसको, बी को, कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, जेड के पास है, तुम इसे यार मुझे ला के दे दो। ठीक है, इन गुड फेथ, कौन है गुड फेथ में, ये बी को लगता है कि यार बेचारे एक ही है तो लानी चाहिए, तो ए गुड फेथ में ये प्रॉपर्टी ला के इसको देता है ए को। अभी आप जब 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं आईपीसी में, तो क्या पढ़ते हैं कि विदाउट कंसेंट आउट ऑफ समवन पोजेशन, वही थेफ्ट होती है। तो भैया विदाउट कंसेंट लिया उसने, उससे बिना पोजेशन, लेकिन गुड फेथ उसका ए के लिए था, ना कि जेड के लिए, तो उसे क्या भरोसा होगा कि वो ए की प्रॉपर्टी है। बी जो है वो मिसकंसेप्शन में एक्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, बी मिसकंसेप्शन में एक्ट कर रहा था, तो ही डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली, लेकिन ये डिसऑनेस्टली नहीं आया यहाँ पे। थेफ्ट के मैंने इंग्रेडिएंट बताया आपको, भाई आउट ऑफ पोजेशन लिया, विदाउट कंसेंट लिया, लेकिन डिसऑनेस्टली नहीं लिया। यहाँ पे उसे मिसकंसेप्शन क्या था कि ये प्रॉपर्टी तो भाई ए की है, तो उसने यहाँ पे थेफ्ट नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि थेफ्ट के जो 3 इंग्रेडिएंट थे उनमें से एक जो है आपका पूरा नहीं होता है, डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली यहाँ पे नहीं होता है। डिसऑनेस्टली कहाँ पढ़ते हैं आप, ये देखिए आईपीसी के सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन दी गई है। लेकिन भाई बी ने तो क्राइम नहीं किया, चलो ठीक है, तो ए की लायबिलिटी क्या बनेगी, भाई ए तो अबैटमेंट ऑफ थेफ्ट के लिए पनिशेबल होगा। अगर बी वो चोरी सच में करता तो भी ए को अबैटमेंट ऑफ थेफ्ट लगता। अब बी ने जो किया वो मिसकंसेप्शन में किया, तो बी को तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ए को नहीं छोड़ा जाएगा। ए ने यहाँ पे अबैटमेंट ऑफ थेफ्ट किया है। क्लियर हो गया आपको। चलो बच्चा अभी एक्सप्लेनेशन 4 देखते हैं। देखिए, द अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबैटमेंट ऑफ सच एन अबैटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। अब समझिए क्या होता है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा ना अबैटमेंट का चैनल बढ़ जाता है कि मैंने आपको उकसाया, आपने तीसरे आदमी को उकसा दिया, यानी कि ए ने इंस्टिगेट किया बी को और बी ने सी को। क्यों किया, क्योंकि ए ने बी को कहा कि यार सी को उकसाओ, सी को बोलो ये काम करेगा, तो ए ने इंस्टिगेट किया कि तुम सी को इंस्टिगेट करो ये काम करने के लिए, और बी ने सी को इंस्टिगेट कर दिया जेड का मर्डर करने के लिए। ए की इंटेंशन फाइनली क्या थी, जेड का मर्डर करना है, तो उसने बी को उकसाया कि यार सी को मनाओ ये काम करने के लिए। बी ने सी को उकसा दिया और जेड का मर्डर करा दिया। अब बी ने क्या किया, अकॉर्डिंगली सी को उकसाया और जेड का मर्डर करवा दिया, किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो सी ने क्या किया है, इन दी ऑफेंस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीज इंस्टिगेशन। भाई जो सी है वो तो ए को जानता ही नहीं, भाई 3 बंदे थे ना, ए था, बी था, सी था, और लास्ट में जेड का मर्डर होना था। अभी जो ए है इसका सी के एक दूसरे को मिले ही नहीं, कभी जानता ही नहीं, तो ए ने किसको इंस्टिगेट किया, ए ने तो बी को इंस्टिगेट किया। फर्दर यहाँ पे आपके बी ने सी को इंस्टिगेट किया, तो सी ने जो एक्ट किया वो किसके इंस्टिगेशन में किया, वो उसने किया बी के इंस्टिगेशन में, क्योंकि वो ए को तो जानता ही नहीं है।
तो बी जो है वो लाइबल होगा पनिश्ड फॉर द हिज ऑफेंस विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर। अब ए ने भी तो इंस्टिगेट किया था बी को ऑफेंस करने के लिए, तो ए भी वहाँ पे सेम लाइबिलिटी आएगी, यानी कि सी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा, बी के ऊपर अबैटमेंट ऑफ मर्डर लगेगा, तो ए के ऊपर भी अबैटमेंट ऑफ मर्डर लगेगा, यानी कि इंस्टिगेशन फॉर इंस्टिगेशन इज आल्सो ए ऑफेंस। तो एक्सप्लेनेशन 4 आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सप्लेनेशन 5 देखते हैं यहाँ पे क्या है। सारी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे ये कहता है, क्योंकि ये आपको बताती है, देखिए जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना कभी कभी एग्जाम में, वो आप अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ लिए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट बाई कॉन्स्पायरेसी दैट द अबैटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। It is sufficient if he engage in the conspiracy and pursuance of which the offence is committed। ये कह रहा है कि एक ए व्यक्ति है जो किसी कॉन्स्पायरेसी में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन जो एक्ट किया गया वो ऐसे लोगों के द्वारा किया गया, सी डी ने किया, भाई ए इनको नहीं जानता, ये कोई बार मैटर नहीं करती है बात। अगर ए कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और कॉन्स्पिरेसी की वजह से वो एक्ट हुआ है और वो एक्ट एक ऑफेंस है, तो वहाँ पे ए के ऊपर अबैटमेंट ऑफ बाई कॉन्स्पिरेसी लगेगा। देखिए इलुस्ट्रेशन बिल्कुल सही कह देता है यहाँ पे कि ए कंसर्ट विद बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड। ए ने मिलकर प्लान बनाया बी के साथ कि भाई जेड को जहर दे देते हैं। जेड ए बी बोला कि ठीक है भाई। अब हुआ कि ए जो है वो जहर देगा, ठीक है, तो बी ने फिर क्या किया, बी ने अपना सारा प्लान सी को बताया। अभी तक ए और सी नहीं मिले हैं, पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और सी ने क्या कहा, मेंशनिंग दैट अ थर्ड पर्सन इज एडमिनिस्टर द पॉइजन। भाई तीसरा कोई आदमी है, बताया नहीं कि ये है, कोई तीसरा बंदा है, थर्ड पर्सन है जो पॉइजन देगा, और वो जहर प्रोक्योर कर लेता है। कौन, सी प्रोक्योर करता है जहर को, पॉइजन को, और बी को दे देता है। अब यहाँ पे क्या है कि बी वो जहर किसको ले जाके देता है, ए को ले जाके दे देता है, और प्लान के मुताबिक ए जो है वो पॉइजन दे देता है जेड को, और जेड की हो जाती है डेथ। यहाँ पे ए और सी क्या है, उन्होंने तो आपस में कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी। कॉन्स्पिरेसी किसने की थी, ए और बी ने। कॉन्स्पिरेसी क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर डूइंग एनी इलीगल एक्ट और रॉन्गफुल एक्ट। तो भाई ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी की, फिर बी ने फर्दर सी के साथ सारा प्लान शेयर किया। देखिए जो प्रोक्योरमेंट हुआ पॉइजन का, तो यहाँ पे क्या है कि सी कहीं भी इंगेज नहीं था जब ए और बी प्लान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सी ने उनके लिए प्रोक्योर करवाया क्या, पॉइजन, तो ही विल इंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी, जिसकी वजह से जेड का मर्डर हुआ। इंगेज हो गया ना, तो सी ने क्या किया है, कमिटेड किया ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज लायबल फॉर पनिशमेंट ऑफ मर्डर। तो सी के ऊपर भी उतना ही चार्ज लगेगा, वो भी पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, भले ही वो क्या है, वो सब बंदे आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। अभी सेक्शन 108A कर लेते हैं, ये लास्ट सेक्शन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, देखिए जब भी आपको लगता है कि आप किसी एक्ट को पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर होने लगे हैं, तो कोई छोटा बेर एक्ट उठा लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कभी लगता है बुक को आगे से पढ़ते हुए बोर हो गए, थोड़ा पीछे से 2-4 सेक्शन पढ़ लीजिए। कहने का ये है कि आप अपना टच पढ़ाई से नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको ये सेक्शन कराने से पहले 2 मिनट एक 40 डेज रूल देना चाहता हूँ। ये 40 डेज रूल मैंने खुद पे एप्लीकेबल करके देखा है। 40 डेज रूल क्या है कि आप डेली, अगर आप पढ़ने की हैबिट नहीं बना पा रहे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको डेली 2 घंटे बैठ के पढ़ना है। आप कुछ ना पढ़ें, बुक सिर्फ बैठ जाएं अपनी टेबल पे, चेयर पे, जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, बुक अपनी खोल लें और बुक में कुछ भी करते रहें, लेकिन वो आप अपने आप को समझा लेंगे माइंड कि मुझे 2 घंटे बैठना है, 2 नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो जरूर बैठना है। आप डेली 1 आवर बैठिए बुक खोल के, आप 40 डेज तक कंटिन्यू बैठिए। 41th डे में आपका मन अपने आप आपको लेकर आएगा, आपकी बॉडी अपने आप आपको खींचेगी कि बैठो, पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है तुम्हें बैठ के। अभी यू विल अडॉप्ट दैट हैबिट, किसी हैबिट को अडॉप्ट करने का तरीका है ये। तो आप इसे आजमा के जरूर देखिए और बताइएगा मुझे कि आपको आपके ऊपर कितना कारगर होता है। चलिए 108A क्या कहता है, ये 1898 में इंसर्ट किया गया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया में है और वो
अमेरिका में जा किसी को अबैट कर देता है, कुछ वहाँ पे अबैटमेंट करा देता है इंस्टिगेशन के थ्रू, या फिर कोई बाहर का बंदा इंडिया में अबैट कराता, तो क्या होगा? देखिए, कोई भी पर्सन हु अबैट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इज इन इंडिया अबैट द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट और बियॉन्ड इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ ही कमिटेड इन इंडिया। मान लो कि भाई ए ने, यहाँ देखिए गोवा का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे गोवा का एग्जाम्पल दिया गया है क्योंकि उस वक्त गोवा था नहीं, ये 1969 में हमारे पास आया है। तो ए क्या करता है, इंडिया में इंस्टिगेट करता है बी को गोवा में टू कमिट अ मर्डर इन गोवा, तो ए ने गिल्टी किया। अभी इसको अभी के सिनेरियो हम समझते हैं। ए ने इंस्टिगेट किया बी को यूके में एक मर्डर करने के लिए कि तुम वहाँ मर्डर कर दो, और ए के इन्फ्लुएंस से बी क्या कर देता है, मर्डर कर देता है यूके में। अब बी ने जो मर्डर यूके में किया वो इंडिया में तो पनिशेबल नहीं होगा, लेकिन अगर बी वही ऑफेंस इंडिया में करता तो भैया अगर वो हमारे इंडिया में वो ऑफेंस करता ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे पनिशेबल माना जाता। मेरा मैप थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है तो समझ जाइएगा। तो यहाँ पे वो बी अगर इस ऑफेंस को इंडिया में करता तो पनिशेबल होता ना, तो यहाँ पे ए के ऊपर क्या है, ये सेक्शन 108 लगेगा और अबैटमेंट ऑफ मर्डर का ऑफेंस बनेगा। समझ गए मेरी बात? माय डियर फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अबैटमेंट क्या होता है, अबैटर क्या होता है, दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने इसलिए अबैटमेंट के पूरे टॉपिक को एक वीडियो में हमने कवर नहीं किया है। फर्दर इसकी पनिशमेंट्स के बारे में देखेंगे कि अबैटमेंट ऑफ ऑफेंसेस में कैसे पनिशमेंट मिलती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम कॉन्स्पायरेसी जो आपका 107 में डिफाइन किया गया है और 120A में जो डिफाइन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दोनों के डिफरेंस को भी समझेंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई इंप्रूवमेंट अगर आप मुझे बताना चाहते हैं करने के लिए, वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कोई किसी तरह के डाउट्स है, कोई लीगल एडवाइस चाहिए, यू आर फ्री टू मेल मी, आई विल ट्राई टू आंसर। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहाँ पे मैक्सिमम हम लोग शेयर करते हैं स्टडी मटेरियल्स। वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। देखिए, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ता है। ज्ञान को अगर अर्जित करके रखेंगे तो कम हो जाएगा। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो प्लीज़ शेयर करें, मुझे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।